इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सोल ट्रेडर की हम कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे आज। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम सेल्स से। 700,000 सेल्स हैं विद एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितने का है? 9,200। देखो, रिटर्न इनवर्ट या सेल्स रिटर्न एक ही बात होती है। फिर आएगा नेट सेल्स। नेट सेल्स 700,000 माइनस 9,200 कितना बचेगा? 690,800 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री, add purchases, add carriage inwards, less return outwards, then less goods drawings और उसके बाद closing inventory। ठीक है, अच्छा भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेजेस, ऐड कैरेज इनवर्ड्स, लेस रिटर्न आउटवर्ड्स, लेस गुड्स ड्राइंग्स और लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 21,000। ऐड परचेजेस, परचेजेस हैं 425,000। देन ऐड कैरेज इनवर्ड्स 42,000 लेस रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स हैं 15,000। देन लेस गुड्स ड्राइंग्स, गुड्स ड्राइंग्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होती हैं। लास्ट वाली एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो कितने की है? 2,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो, हमने काफी सारे क्वेश्चन में सॉल्व की, लेकिन अब हम जो है बगैर एडिशनल इन्फॉर्मेशन रीड जरूर करनी है, लेकिन सॉल्व नहीं करना है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहले सॉल्व करो। आपको सिर्फ रीड कर लेनी है, देख लेनी है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है। बस फिर आपको याद रखना है कि जहां वो चीज आएगी वहीं पर जाकर उसको सॉल्व करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 22,500। ठीक है, अब इनको टोटल करेंगे तो जो आंसर अमाउंट आएगी बराबर में लिख देंगे। क्या आएगा बताओ, टोटल क्या आ रहा है इन सबका? यस, टोटल जो इनका होगा दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स 21,000 प्लस 425,000 प्लस 4,200 माइनस 15,000 माइनस 2,000 और माइनस 22,500। ठीक है, 599। टोटलिंग जरा चेक कर लेना प्लीज। सॉरी, 410,700। उसको माइनस करो ऊपर से। अच्छा जी, कितना आ रहा है? 2,100 ना, 2,80,100। फिर ऐड करेंगे अदर इनकम। अदर इनकम के अंदर क्या आता है? ऐड करेंगे अदर इनकम। अदर इनकम में आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड नहीं, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, अदर इनकम में आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड और इसके अलावा क्या आएगा? डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर हो तो। डिस्काउंट रिसीव्ड इज 12,000 और डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंसेस में आएगा ना बेटा। अच्छा देखो, बात सुनो, डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर डिक्रीज हो रहा हो तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जरा कैलकुलेट कर लो। कैसे निकालेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कितनी है? 64,000 और यहाँ परसेंटेज कितनी गिवन है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 10%।
Allowance for doubtful debts should be maintained at 10% of trade receivables. Additional information number 4. अच्छा लेकिन एक मिनट, प्रोविजन जो है ये अच्छा एक और मसला ये है कि बैड डेट्स दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। अगर बैड डेट्स कभी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होगा ना, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोविजन की कैलकुलेशन होगी। देखो ट्रेड रिसीवेबल 64,000 है, इसमें से पहले 8,000 माइनस कर दो बैड डेट्स के, 56,000 बचा। अब इसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करो, कितना है, 10% है, तो ये हो जाएगा 5600। 5600 ये प्रोविजन का क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। ये प्रोविजन का बैलेंस सीडी है, ये प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस है। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस माइनस कर देंगे। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस ये रहा 4,000। 5600 में से 4,000 माइनस कर देंगे, कितना बच गया, 1,600। कितना है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कहाँ लिखना पड़ेगा इसको हमें, एक्सपेंस में। 1,600 इंक्रीज इन प्रोविजन। अच्छा ओ सॉरी, इंक्रीज इन प्रोविजन है, यानी आएगा ना, इंक्रीज हो रहा है ना प्रोविजन, एक्सपेंस में आएगा, यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा तो एक ही है इसका मतलब अदर इनकम, जो एक ही है तो उसको डायरेक्टली दूसरे कॉलम में लिख देंगे। देखो एक से ज्यादा 2-3 होते हैं ना, तो फर्स्ट कॉलम में लिख के टोटल करके बराबर में ले जाते हैं। अब एक ही है तो डायरेक्ट वहीं लिख दो फिर। अब ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 292,100 लेस एक्सपेंसेस। ठीक है, लेस करेंगे एक्सपेंसेस। अच्छा भाई, लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे, अच्छा भाई देखो लेस एक्सपेंसेस में पहला एक्सपेंस जो है दैट इज कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स है 6500। अच्छा भाई एक्सपेंसेस में क्या है, कैरेज आउटवर्ड है सबसे पहले, देन उसके बाद रेंट है। अच्छा ये जरा देख लेते हैं किसी एक्सपेंस कौन कौन से एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्रूड की। ये देखो इलेक्ट्रिसिटी में और कम्युनिकेशन में, याद रखना है हमें, ठीक है। रेंट में नहीं, जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है वो एज इट इज आ जाएगा, 18,000 हो गया रेंट। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में एडजस्टमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रीपेड, इलेक्ट्रिसिटी की ओरिजिनल अमाउंट कितनी है 12450, माइनस करेंगे इसमें से प्रीपेड, कितना प्रीपेड है 9600, माइनस करके बता दो मुझे क्या आ रहा है। देन सैलरीज एंड वेजेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन, ठीक है ना। देखिए सैलरीज एंड वेजेस कितना है, ये 22,000, 2850 आ गया। अच्छा कम्युनिकेशन के अंदर जो है एक एडजस्टमेंट भी है 2850। सैलरीज एंड वेजेस क्या है 22,000, और इसमें से हम क्या करेंगे, एक्रूड है कुछ, कितना एक्रूड है इसमें 6,500। अच्छा सॉरी, एक्रूड जो है वो इसमें 22,000 है, एक्रूड जो है वो किसमें है, कम्युनिकेशन में, सॉरी। अच्छा रिपेयर एंड मेंटेनेंस एज इट इज आ जाएगा 8,000। देन कम्युनिकेशन
3500 है, इसमें एक्रूड है 6500, 10,000 हो जाएगा पूरा। ठीक है ना। अब उसके बाद जो है कहते हैं फ्यूल एक्सपेंसेस। फ्यूल एक्सपेंसेस है 6580। उसके बाद है बेड डेट्स, 7500। उसके बाद जो है कहते हैं इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में इंक्रीज कितने का आया है? 1600 का हमने निकाला था अभी। देन डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन, डेप्रीसिएशन किसके ऊपर है? देखो डेप्रीसिएशन एक तो है दो एसेट्स है ना हमारे पास, इक्विपमेंट और कंप्यूटर। इक्विपमेंट और कंप्यूटर, और आखिर में फिर है लोन इंटरेस्ट। अच्छा, बैड डेट्स हमने कितना लिखा है? बैड डेट्स में एक चीज मिस की है। देखो बैड डेट्स एक तो ऊपर था, सही है, गिवन था, लेकिन एक बैड डेट नीचे भी तो गिवन है। बैड डेट देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी गिवन है, वो वाला बैड डेट भी तो लेंगे, दोनों प्लस होके आएंगे। 7500 प्लस 8000, 7500 और 8000 कितना हो गए? 15500। अच्छा, फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट होगा? डेप्रिसिएशन देखो जो कंप्यूटर की है, कंप्यूटर पे 25% है, स्ट्रेट लाइन है ना कंप्यूटर पे? नहीं कंप्यूटर पे रिड्यूसिंग बैलेंस है, इक्विपमेंट पे स्ट्रेट लाइन है। पहले इक्विपमेंट निकाल लेते हैं। इक्विपमेंट पे स्ट्रेट लाइन है। इक्विपमेंट की ओरिजिनल वैल्यू जो है दैट इज 350,000, उसके ऊपर 20%, 70,000 हो गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या है इक्विपमेंट के ऊपर? कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की डेप्रिसिएशन जो है दैट इज 225,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 98,000, फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, जो कॉस्ट होती है उसमें से पहले प्रीवियस डेप्रिसिएशन माइनस होता है, देन वी अप्लाई परसेंटेज। क्या आएगा? 127,000 या 120,700? क्या आ रहा है एग्जैक्टली? 127 पे 25% तो लगाएंगे ना, फिर लगाओ। थ्री 1750, इतनी देर लगा दी भाई तुमने निकालने में। 31750 और ये 70,000। अच्छा भाई, फिर इसके बाद क्या है? लोन इंटरेस्ट। लोन इंटरेस्ट कितना होगा यहाँ बताया हुआ है, देखो लोन इंटरेस्ट पेड जो दिया हुआ है ना उसको इग्नोर करो, और 10% जो है लोन इंटरेस्ट होगा। लोन लोन कितने का? 1 लाख का लोन है ना, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000। टोटल कर लो इनको। ठीक है, इन सबको ऐड कर लो तो ये आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। सबको ऐड कर लोगे तो एक्सपेंसेस आ जाएंगे, उसको माइनस करेंगे, ऊपर जो वैल्यू आई थी ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। हम्म, तो
फिर माइनस करो 105। अच्छा भाई स्टार्ट करेंगे हम नॉन करंट एसेट से। नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से देखो, इक्विपमेंट है और कंप्यूटर है। अच्छा भाई इक्विपमेंट की वैल्यू क्या है 350,000 एंड 225,000 कंप्यूटर है। फिर बीच वाले कॉलम में क्या आएगा, बीच वाले कॉलम में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में देखो 136,000 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में, और उसके बाद क्या होगा कहते हैं जो हमने इनकम स्टेटमेंट डेप्रिसिएशन निकाला है, इनकम स्टेटमेंट में कितना डेप्रिसिएशन निकाला था हमने 70,000, तो ये ऐड कर देंगे दोनों को 136 प्लस 70 कितना बन गया ये 13206। अच्छा भाई उसके बाद नेक्स्ट है क्या कहते हैं 98,000 है कंप्यूटर का, और इनकम स्टेटमेंट में कितना निकाला था हमने, पूरा लिख दो 98,000 प्लस 31750 129,750। ठीक है, इनको माइनस कर दो, माइनस कर दोगे दोनों को, और इसका कितना आ रहा है माइनस करने के बाद क्या आ रहा है 95250 ऐड कर लो। टोटल नॉन करंट एसेट्स 239,250। इसके बाद आएगा करंट एसेट्स। अच्छा भाई लिसन, करंट एसेट्स में क्या आएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, एस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, देन बैंक, कैश और अदर रिसीवेबल्स। ठीक है, देखो अब ये वैल्यूज कहाँ पहले देखो, जब तक आपको फॉर्मेट याद नहीं होगा ना आप इसमें वैसे ही फेल हो करते हो, क्योंकि फॉर्मेट आपको याद होगा तो आप फॉर्मेट लिखोगे, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यू कहाँ से ढूंढनी है। अगर आपको फॉर्मेट ही याद नहीं है तो वैल्यू कहाँ से ढूंढने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली फुर्सत में फॉर्मेट इसका बिल्कुल, या तो आप क्वेश्चन करोगे देख देख के भी तो याद हो जाएगा फॉर्मेट, या पीछे से फॉर्मेट वैल्यू यूज कर लो फॉर क्वेश्चन करते हुए, लेकिन कोशिश करोगे जितना याद रहे, मतलब एक एक वैल्यू नहीं देखो, अगर देखना भी है ना पहले आपने सेल्स से लेकर ग्रॉस प्रॉफिट तक देख लिया, कोशिश किया कि भाई अब मैं खुद कर लूँ, फिर ग्रॉस प्रॉफिट से आगे का, मतलब एक एक हेडिंग पूरी पूरी देखो ताकि याद रहे इस तरह से। ठीक है, अब मुझे बताओ क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ से आएगी, जी अहमद आप बताओ क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ से आएगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1, पहली एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से। ठीक है, 22,500 क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। देन ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू क्या है, जल्दी जल्दी देखिए बताओ फास्ट, क्वेश्चन में भाई ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू है 64,000। ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक एडजस्टमेंट थी, उसमें से 8,000 का बैड डेट हो गया है तो हम 56,000 लिखेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो 8,000 का बैड डेट था ना। अच्छा अब रूल ये है कि ये बैड डेट जो है ना ट्रेड रिसीवेबल सिर्फ जब माइनस होगा जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होगा। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं है बैड डेट, देखो ऊपर ट्रायल बैलेंस में भी एक बैड डेट था वो नहीं माइनस किया था हमने। अगर अगर हाँ पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा आया था कि बैड डेट जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं था, कहाँ था ऊपर ट्रायल बैलेंस में था, तो उसको हमने माइनस नहीं किया था फिर। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी देखो बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर भी है। आप लोग जरा देखें सब गौर से, जरा एक नई एक चीज है कि
बैड डेट देखो ऊपर ट्रायल बैलेंस में 7,500 का है, लेकिन इसको ट्रेड रिसीवेबल से माइनस नहीं करना, सिर्फ बैड डेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होगा तो ही ट्रेड रिसीवेबल से माइनस होगा। अच्छा भाई, इसमें से 10% लगाएंगे 5600 आ जाएगा। प्रोविजन जो आएगा इसका 10%, 56,000 का 10% लगाया 5600 आ गया, तो ये आ गया 50400। ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट है बैंक। बैंक के अंदर कितने पैसे पड़े हुए हैं, खाली बैंक जो लिखा हुआ 40,000, देन कैश 30,000 और अदर रिसीवेबल्स। अदर रिसीवेबल्स के अंदर आएगा प्रीपेड। ठीक है, अदर रिसीवेबल्स में आता है प्रीपेड, यानी कि प्रीपेड कितने का है, देखो कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस हो 9600 है, प्लस कर लो इन सबको। अच्छा, अब बच्चे अक्सर प्लस करते हुए ना ये भूल जाते हैं, ऊपर वाला मिस आउट कर देते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन सबको करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी शामिल रखना है। ठीक है, बीच में जो गैप है ना, तो अक्सर क्लोजिंग इन्वेंट्री मिस कर जाते हैं, वो यहाँ से शुरू करते हैं 50,400 जो ट्रेड रिसीवेबल्स है। ठीक है, ऐसा नहीं करना। टोटल करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट कितने हो गए, 152,500। अच्छा सॉरी, मैंने गलती से ब्रैकेट लगा दी। अच्छा, इनको अब ऐड कर लेंगे तो टोटल एसेट्स आ जाएंगे। टोटल एसेट्स 391,753, ये हो गए टोटल एसेट्स। सेम होंगे। अब यहाँ पर दूसरी हेडिंग डालेंगे, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं। कैपिटल या इक्विटी एक ही बात होती है ना, कैपिटल एंड लायबिलिटीज की जगह इक्विटी एंड लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं। यह जगह ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल, यानी कि ऐड करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, देन लेस करेंगे हम ड्राइंग्स, ये आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस ड्राइंग्स, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। कितना आ रहा है, 194, देन ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने निकाला था ऊपर 89,320, लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में एक एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है, गुड्स ड्राइंग्स ऐड होंगी। देखो ड्राइंग्स जो गिवन है 25,000 है, लेकिन उसके अंदर गुड्स ड्राइंग्स भी ऐड हो जाएंगी। गुड्स ड्राइंग्स कितने की है, 2,000 की हैं, 27,000 माइनस करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। निकालो क्लोजिंग कैपिटल, फाइंड करो। ठीक है, उसके बाद आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोन आता है। ठीक है, लोन कितने का है, 1,00,000 का लोन है, देन करंट लायबिलिटीज,
अच्छा भाई, करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? ट्रेड पेबल्स और अदर पेबल्स। ठीक है, ट्रेड पेबल्स एंड अदर पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स की वैल्यू कितनी है? ट्रेड पेबल्स है 22,000। और अदर पेबल्स में क्या आएगा? अदर पेबल्स के अंदर जो है कहते हैं एक्रूड आता है। एक्रूड हमारे पास दो हैं, एक तो कम्युनिकेशन का एक्रूड है 6,500 और एक लोन इंटरेस्ट का एक्रूड है। देखो लोन इंटरेस्ट कितने का था हमारा? देखो बैंक लोन जो था हमारा, लोन 10,000 रुपए का लोन था और उसके ऊपर लोन का इंटरेस्ट था 10%। 1 लाख का 10% हमने लगाया, 10,000 का इंटरेस्ट आ गया। लेकिन उस 10,000 में से एक्चुअली पे कितना किया है? देखो जरा, 10 लोन इंटरेस्ट पेड कितना है? 4,000। लोन इंटरेस्ट हमारा जो था एक्सपेंसेस में लिखा है हमने, दैट इज 10,000। उस 10 में से पे कितना किया है? सिर्फ 4,000 पे किया, बाकी 6 क्या है? बाकी है ना पे करना, एक्रूड है हमारे ऊपर, लाइबिलिटी है वो। क्या होगा ये? 12,000 को ऐड कर लेंगे, 22,000 और 12,500 कितना होगा ये? 34,500। अब इनको ऐड कर लो तीनों को। 257 1 लाख और 34,500 तीनों का ऐड करो। 38 और क्या था? 391,750 आना चाहिए। सही है, 391,750। ये है टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, ये हो गया बराबर। तो आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।